यार असदी, अब मान भी जा। इतनी मिन्नतें अगर मैं वापडा वालों की करूं तो वो लोड शेडिंग करना खत्म कर दें। मुदस्सिर ने झंझलाते हुए असदी के हाथ से बुक लेते हुए कहा। वो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे थे और पिछले आधे घंटे से मुदस्सिर ज़िया असदी से इसरार कर रहा था कि वो उसके साथ गर्ल्स कैंपस में जाए, क्योंकि वहां के एक लेक्चरर असद के वालिद के दोस्त थे और वो कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। आज मुदस्सिर का वहां जाने को इसलिए भी दिल मचल रहा था क्योंकि आज वहां की एक सीनियर टीचर की बर्थडे पार्टी लड़कियों ने अरेंज की थी और सुबह से ही वहां से म्यूजिक और हल्ले गुल्ले की काफी आवाजें आ रही थीं। और सदा का हुस्न परस्त और दिल फेंक मुदस्सिर का दिल भी आज कुदरत की रानाइयों और होशरुबा हुस्न को सामने देखकर दादे तहसीन देने को चाह रहा था। लेकिन जिस बहाने से वो वहां जा सकता था, सियासती परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था। देख मुदस्सिर, अगर रूटीन का दिन होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर वहां जा निकलता, लेकिन आज जो हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट वहां हो रही है, मैं मुंह उठाकर वहां नहीं जा सकता। इसलिए मेरी मिन्नतें करने के बजाय कोई और राह निकालो। सियासती ने मुदस्सिर को साफ हरी झंडी दिखाते हुए कहा। "हम्म, अब तो मैं तुझे अकेले वहां जाकर दिखाऊंगा बेटा जी। मुदस्सिर ने चैलेंजिंग अंदाज में मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा और कुर्सी पीछे धकेल कर गुस्से से कैफेटेरिया से निकल गया। जा बच्चे, तुझे पता ही नहीं, आज सुबह नोटिस बोर्ड पर स्पेशल वार्निंग थी कि कोई लड़का गर्ल्स कॉलेज के करीब नजर ना आए, बसूरत दीगर भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सियासती ने मुस्कुराते हुए कहा और बुक दोबारा खोल ली थी। उफ अल्लाह, अनीला, जितनी तैयारी तुमने मैम हुमैरा के बर्थडे पर आने के लिए की है, अगर इसका 10% भी उनके मजमून को वक्त दे दो तो तुम्हें पेपर्स में दूसरों से मदद की जरूरत ना पड़े। बरीरा ने अनीला को सख्त कपड़े और मैचिंग ज्वेलरी और तेज मेकअप किए हुए देखकर तनकीदी लहजे में कहा, जिसे अनीला ने हमेशा की तरह दरखोर इतना नहीं जाना था। यार, कितनी फजूल बात की तुमने। ये तैयारी तो एक दिन के लिए करनी थी, सो दिल लगाकर तैयार हुई और मजमून पर तवज्जो तो रोजाना का काम है और मैं वक्त से पहले अपने जहन पर कोई बोझ नहीं डालती। यू नो के दिमाग पर बोझ हो तो उसका असर डायरेक्ट दिल पर होता है और मेरा दिल तो पहले ही कमजोर सा है। अनिला के लहजे और आंखों से शरारत टपक रही थी। वैसे तुम जहन पर बोझ तो नहीं डालती, लेकिन एक मजे की बात बताऊं तुम्हें कि अभी तुम्हारे आने से चंद मिनट पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी। बरीरा ने पुरतजस्सुस लहजा बनाते हुए कहा। अनाउंसमेंट? कैसी अनाउंसमेंट? सुबह मुझे सीमाप से भी उसका पता चला था, लेकिन मैं मजाक समझ रही थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैम अस्मा ने आकर वार्निंग भरे अंदाज में तमाम गर्ल्स से कहा, तो मुझे यकीन हो गया कि खबर वाकई ही सच्ची थी। बरीरा अनिला के तजस्सुस को मजीद हवा दे रही थी। अब आगे बको, मैम अस्मा ने कहा क्या है? अनिला ने जब देखा कि बरीरा असल बात की तरफ नहीं आ रही तो झंझला गई। ओहो, इतनी जल्दी क्या है? बस एक तंबीह की गई है कि चूंकि गर्ल्स और बॉयज का ग्राउंड मुश्तरका है और कैंपस भी कुछ ज्यादा फासले पर नहीं, इसलिए लड़कियां जो इतने हथियारों से लेस होकर आई हुई हैं, अपने कैंपस तक ही महदूद रहें और ग्राउंड में चहलकदमी आज मंसूख कर दें, वरना मैम रक्षंदा के अताब की मुस्तहक करार पाई जाएंगी। बरीरा ने आखिरकार तमाम तफसील से अनीला को आगाह कर दिया था, जिसका मुंह ऐसा बना था बस कड़वे करेले मुंह में डाल लिए हों। दफा दूर, तो क्या हमने इतनी तैयारियां दादी नानियों की उम्र के लेक्चरर्स को या फिर माली पापा को दिखाने के लिए की थी? अनीला ने शौक की कैफियत से निकलते ही उसीले लहजे में कहा। माइंडेड डियर, हम नहीं, तुम या तुम्हारे कबीले की दूसरी लड़कियां। वैसे माली बाबा भी अपने नाम की तरह हर एक पर फिदा हो जाता है। परीरा ने हंसते हुए माली बाबा का नाम फिदा खान को टारगेट किया। वैसे भी दिल जवान होना चाहिए, उम्रों में क्या रखा है। और वो क्या मशहूर गाना है ना जो माली बाबा गा रहे होते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। परीरा अनीला के मुंह को देखकर मजीद दिल जलाने वाली बातें कर रही थी कि मारिया वगैरह क्लासरूम में दाखिल हुई। हाय गर्ल्स, मारिया ने अपने शोल्डर कट बालों को अदा से झटकते हुए कहा। वाकई आज तुम गर्ल्स के मुंह से हाय हाय ही निकल रही है। बरीरा ने मारिया के हाय के जवाब में पंजाबी लहजे में हाय बोलकर कहा। तुम्हारी बहुत हंसी निकल रही है मुलानी साहबा। अनिला ने मुसलसल बरीरा को हंसते और बोलते देखकर दांत पीस कर कहा। हुआ क्या है, आखिर हमें भी तो पता चले। नादिया के ग्रुप की एक और तेज तर्रार लड़की रीना ने हैरत से अनिला और बरीरा को देखते हुए कहा। होना क्या था और हो क्या क्या, सारी बात ही यही है। बरीरा आज वाकई ही फुल फॉर्म में थी। लगता है आज बरीरा बहुत खुश है।
वैसे खुश होना भी बनता है, क्योंकि आज उसकी पसंदीदा टीचर अपनी 50वीं सालगिरह मना रही हैं। मारिया ने तंजिया लहजे में कहा। अल्लाह का नाम लो मारिया, मिस हुमैरा शक्ल से 25 साल से भी कम की लगती हैं। अनीला ने साफ गोई से कहा। शक्ल से ना, उम्र से तो नहीं, मारिया ने लुकमा दिया था और उसके ग्रुप का मुश्तरका कहकहा गूंजा था। जो बात मैं तुम्हें बताने लगी हूँ, देखना वो सुनते ही कैसे मुंह पे नहुसत, ओह मेरा मतलब है उदास बुलबुलों की तरह बैठ जाओगी। अनीला ने उनको हंसते देख कर कहा और फिर इंतहाई गमनाक लहजे में अनाउंसमेंट के मुतालिक बताने लगी, जिसको सुनते ही मारिया और उसकी फ्रेंड्स के मुंह वैसे ही बन गए जैसे कुछ देर पहले अनीला का अपना था। जबकि बरीरा ने अफसोस भरे अंदाज में उनकी तरफ देखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब बस भी कर यार मुदस्सिर, पिछले 1 घंटे से तुम्हें मना रहा हूँ और तू है कि फैलता ही जा रहा है। सियासती ने झंझलाकर मुदस्सिर के हाथ से किताब खींची। वो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे थे और मुदस्सिर, जो कल हर मुमकिन कोशिश के बावजूद गर्ल्स कैंपस में न जा सका था, अपनी नाकामी का और इतने बड़े मौके के हाथ से निकल जाने का जिम्मेदार असदी को समझ रहा था। इसलिए जियासदी की मिन्नतों और वजाहतों को सुनकर भी अनसुनी कर रहा था। मैंने तुझे कहा है मनाने के लिए। अरे जा यार, एक दोस्त के लिए तुम 5 मिनट नहीं निकाल सके। ये सामने कैंपस था, बस जाना और आना था। मुदस्सिर ने पहले गुस्से और फिर गर्ल्स कैंपस की तरफ देखकर ठंडी आ भरी। ये और बात कि असदी ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। वो हंसा इसलिए था कि नॉर्मल रूटीन में गर्ल्स बॉयज मुश्तरका ग्राउंड इस्तेमाल करते थे, जबकि इस वक्त मुदस्सिर एक बात सच सच बताओ, असदी ने एकदम संजीदा होते हुए कहा, जबकि मुदस्सिर ने जो हसरत भरी नजरों से कैंपस की तरफ से आने वाली गर्ल्स देख रहा था, एकदम अपनी निगाहें असदी की तरफ इस्तेफामिया अंदाज में की। वो असदी की संजीदगी पर हैरान हुआ था। तुम्हारे नजदीक जिंदगी का मकसद क्या है? सियासदी ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। मेरे नजदीक जिंदगी खेल कूद और एंजॉय करने का नाम है। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे उलझनों गुनाह सवाब के चक्कर में उलझकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुदस्सिर ने आखिर में आंख मारते हुए असदी को जवाब दिया। बहुत अफसोस हुआ मुदस्सिर, तुम्हारी सधी सोच को सुन के। सियासदी ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सतह पर नजर आने वाली चीज की हमेशा ही अहमियत होती है। जो डूब जाए उसे कौन देखता है। इस तरह सधी सोच ही कामयाबी का पहला जीना है। और मुदस्सिर ने मजीद बेतुका फलसफा झाड़ना चाहा और सदी की बात को मजाक के पैराए में ले रहा था। बस बस, तुझे समझाना या कुछ अकल की बात की तवक्का रखना अबस है। जिया सदी ने खफकी से उसकी बात काटते हुए कहा और बुक्स उठाकर क्लास की तरफ जाने लगा। अरे सुन तो यार, क्या हर वक्त मौलाना असदी बना रहता है? जिंदगी को जीना सीखो। अल्लाह ने ये रंग ये रानाइयां हम जैसों के लिए ही तो बनाई हैं। मुदस्सिर ने असदी को यूं नाराज होकर जाते देखकर पीछे से हाँक लगाई, मगर असदी ने पीछे मुड़कर देखना था ना देखा। हाय रे किस्मत, मुझे भी किस पागल, ओह नहीं नहीं, किस बेवकूफ ने मशवरा दिया था कि एक ही दोस्त बनाना है, और वो भी मौलवियों के खानदान से। मुदस्सिर, जो बेध्यानी में तशबीह देने लगा था, एकदम अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा और किताबें इकट्ठी करने लगा कि क्लास में जाए। उसी दौरान उससे 4 कदम के फासले पर 2 लड़कियां आपस में तकरार करती हुई गिरने के से अंदाज में ग्राउंड में बैठी और किताबें जो उनमें से एक लड़की के हाथ में थीं जमीन पर पटकी थीं, जिस पर उसके साथ वाली लड़की ने उसे गुस्से से डांटा। मुदस्सिर, जो बुक्स उठाकर जा रहा था, अनजाने ख्याल के तहत वहीं बैठ गया। अनीला, जो हमें शऊर दें, हमें दुनिया में जीना सिखाएं, हमारी राहें रोशन करें और सबसे बड़ी बात, हमारी बेहतरीन साथी हो, उन्हें यूं बेदर्दी के साथ जमीन पर नहीं पटकते। इल्म का अदब करना चाहिए। वरीरा ने पहले गुस्से से और फिर रसानियत से अनीला को समझाते हुए कहा, जो कि अपने हाथों की क्यूटेक्स ऐसे देख रही थी जैसे क्लास में टीचर ने इसी चीज के मार्क्स देने हैं। जबकि दूसरी तरफ मुदस्सिर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया, जिस पर दोनों ने बेख्तियार उसकी तरफ हैरानी से देखा। जबकि मुदस्सिर यकदम एहसास होने पर खजल हो गया। उसका कहकहा बेसाख्ता इसलिए था कि उसे लगा ये लड़की भी शायद सियासती के खानदान से है, जो मखलूत तालीमी इदारों में आकर भी अपनी सोचों को आजाद नहीं कर सकते। अब उसका इरादा यहाँ से उठने का नहीं था। वो अनीला और उस लड़की की गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होने का फैसला किए बज़ाहिर बुक खोल कर बैठ गया, मगर ध्यान उन लड़कियों की तरफ ही था। बस करो बरीरा, ये तुम्हें क्या हर वक्त लेक्चर देने का बुखार चढ़ा रहता है? कभी ये भी देख लिया करो अगला किस हाल में है। अरे मेरे यूनिवर्सिटी के हवाले से देखे जाने वाले तमाम ख्वाब
चकनाचूर हो गए। ये कोई मखलूत तालीमी इदारा है? ना बंदा पूछे अगर ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी थी तो दरमियान में दीवार चढ़ा देते। ये क्या, आमने सामने रहते हुए भी खुलकर बात ना कर सको, एंजॉय ना कर सको, और बाहर बोर्ड लगा हुआ है यूनिवर्सिटी बॉयज एंड गर्ल्स, और अंदर पाक इंडिया सरहदी निजाम चल रहा है। अनीला ने जले कटे लहजे में कहा था। वो मिडिल क्लास की लड़की थी जो लड़ झगड़ कर यूनिवर्सिटी तक सिर्फ तफरी के लिए आई थी, मगर यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि इससे तो बेहतर कॉलेज था जहाँ कम से कम हर हरकत पर नजर तो नहीं होती थी। अनीला, कुछ खौफ खुदा करो, यूनिवर्सिटी का मतलब तुमने यही समझा है जहाँ आकर लड़कों से दोस्तियां की जाए, माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जाए, और तुम्हें पता है तुम जैसी लड़कियों की ऐसी हरकतों से कितनी लड़कियों के लिए तालीमी रास्ते बंद हो जाते हैं। उनकी आंखों में सजे ख्वाब कभी ताबीर नहीं पा सकते। तुम जैसों के किस्से जब इन्हीं लड़कियों की जबानी बाहर लोगों तक पहुंचते हैं तो बहुत से बाप और बहुत से भाई अपनी बेटियों और बहनों को इन इदारों तक नहीं आने देते। बरीरा ने गुस्से से अनीला को खरी खरी सुनाकर अपनी बुक्स उठाकर क्लास की राह ली, जबकि अनीला मारे शर्मिंदगी के कुछ बोल ही नहीं सकी। बदमजा तो मुदस्सिर भी हुआ था, मगर उसके शैतानी दिमाग में आने वाले ख्याल ने उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। अनीला बाकी के पीरियड्स में बरीरा को चाह कर भी मुखातिब नहीं कर सकी और स्टॉप पर भी अकेली ही आ गई थी, और मुदस्सिर जो ज़िया असदी के साथ यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकला, अनीला को स्टॉप पर अकेले खड़ा देखकर असदी से इंतजार करने का कहकर भागकर उसके पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मुदस्सिर ने गला खंखारते हुए अनीला के पास जाकर बहुत अदब से कहा था। अनीला, जिसके दिमाग में अभी तक बरीरा की बातें गूंज रही थीं, मर्दाना आवाज बहुत करीब से सुनकर चौंक सी गई। आपने मुझसे कुछ कहा? उसने गैर दिमागी से उसकी जानिब देखा था। नहीं तो, ये जो आपसे 10 कदम दूर आंटी नुमा लड़की खड़ी है ना, उन्हें कहा है। मुदस्सिर ने मुस्कुराते हुए उससे थोड़ी दूर खड़ी लड़की के मोटापे पे चोट की थी। अनीला मुंह खोले उसकी जानिब देखते हुए कुछ ना बोली तो मजबूरन उसे दोबारा मुखातिब करना पड़ा। क्या आपके कीमती लम्हात में से चंद लम्हे मुस्तार ले सकता हूँ, जब तक आपकी शाही सवारी, मेरा मतलब है पॉइंट, नहीं आ जाता? मुदस्सिर ने दोबारा डिसेंटपन का मुजाहरा करते हुए दरबारी अंदाज में झुक कर कहा तो अनीला उसके तरस तखातुब पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। मिस्टर, आप हैं कौन? यूनियन काउंसिल के मेंबर भी नहीं? हाँ, बुक्स और हुलिया देखकर लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के चश्मो चिराग हैं, मगर आपको तो कभी पहले नहीं देखा। फिर बात करने की वजह? जबकि आप तो कभी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी कभी मंजर आम पर नहीं आए। अनीला ने भी बड़े मीठे अंदाज में मुदस्सिर को हरी झंडी दिखाई। अच्छा जी, अगर ये बात है तो यूनिवर्सिटी के बाहर तो बात हो सकती है ना, और बात के बाद पहचान भी, क्योंकि मैं भी आप जैसे ही ख्वाब और ख्यालात के साथ इस यूनिवर्सिटी में आया था, मगर गंजे और खुश्क मिजाज प्रोफेसरों को देख देख कर और सुन सुनकर दिल उब गया है। जिंदगी में कुछ रंगीनी, कुछ तब्दीली का ख्वाहा हूँ, और यकीन मानिए दोस्त भी आपकी करेला दोस्त की तरह मिला, जिसे किसी मस्जिद में मौलवी होना चाहिए था, मगर गलती से यूनिवर्सिटी में आ गया। मुदस्सिर ने इंतहाई दर्द भरे अंदाज में अपनी हालत इज़हार की तस्वीर कशी की कि अनीला को हंसी आ गई। अरे वाह, आप तो हंसती भी हैं, और क्या खूब हंसती हैं। जैसे किसी खूबसूरत वादी में कोई झरना बहता है तो आवाज पैदा होती है जो सुनने वाले को मसहूर कर देती है। और मुदस्सिर ने एक दफा ही जाल फेंकने का फैसला कर लिया था। उसकी बात सुनकर अनीला के दिमाग में धमाका हुआ। ये सुबह वाला लड़का था जो उसकी और बरीरा की बहस में बेसाख्ता हंसा था। बस बस मिस्टर मुदस्सिर, खादिम को मुदस्सिर कहते हैं। मुदस्सिर ने एक बार फिर दरबारी अंदाज में झुकते हुए कहा। जी तो मुदस्सिर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वाकई आपके और मेरे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं, मगर यहाँ की इंतजामिया के ख्यालात हमसे बिल्कुल नहीं मिलते। सो अब आप यहाँ से 9-11 हो जाएं तो बेहतर है। अनीला ने हंसते हुए कहा। वो भी इतनी जल्दी बातों में आने वाली नहीं थी। बेशक ये स्टॉप है, मगर देखने वाले कयामत की निगाह रखते हैं। फिर मेरी दोस्त बरीरा भी मुझे आती दिखाई दे रही है। आपसे बात करते देखकर मुझसे वाकई बात करनी छोड़ देगी। अनीला ने बरीरा को आते देखकर फौरन मुदस्सिर को वहां से हटाने की जल्दी की। ओके ओके, लेकिन मैं कल आपका यही इंतजार करूंगा, और मुझे यकीन है आप अपनी उस्तानी दोस्त से बच बचा कर मुझसे चंद लम्हे बात कर लेंगी। मुदस्सिर ने कुछ इस अंदाज में उससे कल की मुलाकात का टाइम सेट किया कि अनीला ने फौरन अस्पात में सर हिला दिया था, और मुदस्सिर उसकी तरफ दोस्ताना मुस्कुराहट उछालकर फौरन ज़िया सदी की जानिब भागा।
जो कि बुक्स पकड़े इधर उधर देखते देखते गाहे गाहे उस पर भी एक नजर डाल रहा था। उसे हैरत हो रही थी कि मुदस्सिर कैसे उस लड़की को जानता है, और फिर लड़की भी दो तीन जुमलों के बाद उससे बहुत दोस्ताना मूड में बात कर रही थी। उसकी नजर में दोनों के लिए ताज्जुब ही था। वो मुदस्सिर को बहुत अच्छी तरह जानता था। कॉलेज के 2 साल भी उसने इन सरगर्मियों में गुजारे थे। वो मुस्तकिल मिजाज बंदा न था। हर खूबसूरत चेहरे से उसे मोहब्बत हो जाती थी, और ये मोहब्बत 4 दिन का खुमार साबित होती। फिर उसकी जिंदगी और उसके सेल से वो लड़की और उसका नंबर डिलीट होते चंद लम्हे ही लगते। वो उसे समझा समझा कर थक चुका था, मगर वो क्या कहते हैं कि फितरत कभी बदलती नहीं। तो मुदस्सिर पहले की तरह अपनी जिंदगी में मगन था, और ज़िया-सदी अपने काम में। वो चाहकर भी मुदस्सिर से दोस्ती खत्म न कर सका, क्योंकि उसे लगता था कि एक वक्त आएगा जब मुदस्सिर उसका नुक्ता नजर समझेगा और इन हरकतों से बाज आ जाएगा। अब भी अनीला और उसकी बातें देखकर उसे उस लड़की पे अफसोस हुआ कि लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं। चंद तारीफी जुमलों से ही सेर हो जाती हैं। इन्हीं ख्यालों में उसका पॉइंट आ गया और वो सर झटक कर उस तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि मुदस्सिर भी उसके पास आकर इधर उधर की हाँकने लगा। अनिला और बरीरा कॉलेज फ्रेंड्स थीं। बरीरा थोड़ी मूडी लड़की थी, ज्यादातर पढ़ाई पर तवज्जो रखती और मतलब की बात करती। कॉलेज के आगाज के दिनों में वो लड़कियों की नेचर को समझ चुकी थी, इसलिए उसने किसी की तरफ पेशरफ्त नहीं की, और जिस मकसद के लिए कॉलेज ज्वाइन किया था उस तरफ लग गई। उसके बरक्स अनिला हंसमुख और चुलबुली लड़की थी। उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत फैसिनेट करती थी। स्कूल टाइम से ही रिसालों और टीवी ड्रामों में जो तस्वुराती दुनिया देखती रही, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हवाले से उसके जहन में बहुत से ख्वाब बन गए थे। कॉलेज में आकर चंद लड़कियों को देखा देखी वो भी पढ़ाई से भागती और कोशिश करती कि इधर उधर से कुमक हासिल करके पास हो जाए। ऐसे में उसे क्लास में बरीरा वाहिद ऐसी लड़की लगी जो मुकम्मल तौर पर पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा थी। उसने अपनी हंसमुख और चुलबुली तबीयत के बायस चंद दिनों में ही बरीरा को दोस्ती के लिए राजी कर लिया। शुरू शुरू में तो बरीरा उसकी बातों से उलझन का शिकार होती थी, और बाज औकात दोस्ती खत्म करने का भी सोचती। मगर फिर अनीला की आंखों में बसी मासूमियत और बातों में छुपी सादगी और थोड़ी थोड़ी बेवकूफाना हरकतों की वजह से बाज रहती। वो अनीला को समझ गई थी। उसका हाल वैसा ही था, बास जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की लड़कियों का होता है, जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से फरार चाहती हैं और ख्वाबों की दुनिया बसा लेती हैं, और फिर उन ख्वाबों का ताकुब करते करते अपने पांव छलनी कर लेती हैं। वो शराब से हकीकत तक के सफर में बहुत कुछ खो देती हैं। और यूं 2 साल की कॉलेज लाइफ में बरीरा और अनीला की दोस्ती कब पुख्तगी की मंजिलें तय कर गई, पता ही नहीं चला। अनीला बरीरा को बहुत अजीज हो गई। कॉलेज के बाद जब बरीरा ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का बताया, तो अनीला अपने घरेलू हालात को देखते हुए भी नजरें चुराकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए मचल गई, और खूब शोर वावेला करके और भूख हड़ताल के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर रही। अब उसके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, और उनकी तनख्वाह में बमुश्किल सफेद पोशी का भरम रखते हुए गुजारा हो रहा था। मगर अनीला ने अपनी जिद की खातिर उनको मजबूर कर दिया कि वो ओवर टाइम भी लगाएं। और उसकी वालदा जो पहले कभी कभी लोगों को कपड़े सिलाई कर देती और इजाफी खर्चे के पैसे निकाल लेती थी ताकि महीने का बजट खराब ना हो, उसके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने पर दिन रात इस मुशक्कत में भी लग गईं। अनिला बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी। वो शॉर्टकट के जरिए किसी ऊंचे मुकाम तक जाना चाहती थी, और उसके लिए उसके जहन में एक ही हल था, किसी अमीर कबीर लड़के से शादी। अनीला से छोटी रबाब आवेश थी। बड़ी बहन के बरक्स वो बहुत हसास और माँ बाप का ख्याल रखने वाली लड़की थी। मैट्रिक के बाद ही उसने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया था, और अपनी पढ़ाई का खर्चा वो खुद उठा रही थी। बल्कि कभी कभी अनीला को अगर किसी फ्रेंड या अपने लिए कोई चीज लेनी होती, तो वो पैसे भी वो छोटी बहन से लेती। यूं अनीला इन नाशुक्री लड़कियों में से थी, जो कभी भी अल्लाह के दिए हुए पे खुश नहीं रहती। उसकी फूफो शुरू से ही उसको अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थी। अनिला से 2 साल बड़ा उसका फूफो जात कल्ब अली बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, और एमबीए करने के बाद एक बैंक में जॉब कर रहा था। उसका झुकाव भी अनिला की तरफ था। उसे अपनी ये बेवकूफ सी कजन बहुत अजीज थी। अनिला की आंखों में छुपे ख्वाब उससे पोशीदा न थे, इसलिए वो पूरी तंदीर से आगे बढ़ने के रास्ते तलाश कर रहा था। उसके बरक्स अनीला कभी भी कल्ब अली को देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि हमेशा कोफ्त का इजहार ही करती रही, और फुप्पो की मोहब्बत और लगावट से बेजार हो जाती। जबकि रबाब आवेश, जो अनीला की तरह जाहिरी खूबसूरती में तो यकता नहीं थी, मगर बातिन बहुत खूबसूरत था।
उसे अपनी इकलौती फूफो और उनके इकलौते बेटे से बहुत लगाव था और उनकी आवभगत करने में कोई कसर उठा न रखती, मगर कभी भी फूफो या कलबली की निगाहों का मरकज न बन सकी। दूसरी तरफ बरीरा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद आर्मी ऑफिसर थे और वालदा हाउसवाइफ। उसकी शख्सियत का एतमाद उसके वालिद का दिया हुआ था। वो चाहते थे कि बरीरा जिंदगी के किसी मैदान में भी मार न खाए। उन्होंने कभी उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। जो उसने चाहा वो मिला। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जो उसने पढ़ना चाहा वही मज़ामीन लिए। बरीरा के वालिद सफदर कियानी के मुताबिक बच्चों को उनका रास्ता खुद मुंतखब करने देना चाहिए और रास्ते में लगने वाली ठोकरें उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाती हैं और उनकी शख्सियत में एतमाद आता है, और वो उसमें कामयाब भी रहे थे। आज जब बरीरा अपनी तालीमी कैरियर को मुकम्मल करने के आखिरी मराहिल में थी, उसकी शख्सियत में पाया जाने वाला एतमाद और आंखों से झलकती जहानत उसके वालिद का दिया तोहफा था। यूं दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आती चली गईं। शायद अल्लाह ने सब मोहब्बतें उसके हिस्से में लिखी हैं, मगर चंद दिनों से मुझे सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत उसके लिए अच्छी नहीं लग रही। क्यों क्यों? रबाब आवेश, तुम कहाँ और अनीला कहाँ? अनीला को अल्लाह ने हुस्न की दौलत से माला माल किया है। तुम में क्या है जो वो तुम्हारी तरफ देखे, तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करे? एक आम शक्लो सूरत की मालिक आम सी लड़की। रबाब आवेश के अंदर से आवाज आई। उसने बेख्याली में अपना हाथ गाल पे रखा तो आंसुओं की नमी ने उसे चौंका दिया कि वो बे आवाज रोए जा रही थी और उसे मालूम ही नहीं था। मैं पागल तो नहीं हूँ? क्यों ऐसी सोचें मेरे जहन और दिल को परेशान कर रही हैं? मैं तो अपने वालिदैन की प्यारी बेटी हूँ जो उनकी परेशानियों को समझती है। जो वो कहते हैं फौरन मान लेती है। क्या हुआ जो वो मकाम घर में नहीं? मैं लोगों को अगर खुशी में याद नहीं आती तो जरूरत और दुख में तो याद आती हूं ना। इससे बढ़कर अल्लाह की मुझ पर क्या रहमत होगी। अगर मेरे दिल में उसका ख्याल आ गया है और मोहब्बत की कोपलें फूट पड़ी हैं तो अल्लाह उसे मेरे नसीब में भी लिख देगा। रबाब आवेश के जमीर ने उसे समझाते हुए हल्की सी सरजनिश भी की, जिसका खातिर ख्वाह असर हुआ, और अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते लबों के साथ चूल्हे पर चाय का पानी रखा ताकि पुप्पो और कलबली, जो खाने के बाद चाय पीने के आदी थे, बिना कहे उनकी तलब पूरी हो जाए। मुदस्सिर की बातें, जिन्हें सियासती ने शुगल के तौर पर लिया था, चंद दिनों में एक सच्चाई के तौर पर सामने आ गई। मैडम को अलविदाई पार्टी दी गई थी और नए प्रिंसिपल ने चार्ज संभाला था। सर जीशान अली चौधरी की पर्सनालिटी की तारीफ तो लड़कों तक ने कर दी। बहुत डिसेंट और हैंडसम थे और उम्र के लिहाज से अभी जवानों में शुमार किए जा सकते थे। उनकी पहली तकरीर ने लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों को भी उनका दिलदादा कर दिया था। वो बहुत एम्बिशियस इंसान थे और जिंदगी के हर शोबे में लड़कों और लड़कियों को साथ साथ आगे बढ़ते देखना चाहते थे। उनकी बातों में झलकती शगुफ्तगी, उनका तर्ज तखातुब उनकी पर्सनालिटी का मुंह बोलता सबूत था। और जब उन्होंने कहा आज से यूनिवर्सिटी में वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो बाकी शहरों की यूनिवर्सिटियां कर रही हैं, और उम्मीद है कि नज्म ज़ब्त का ख्याल रखने के साथ साथ माहौल को भी पुरअमन रखा जाएगा और बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। मुदस्सिर ने अपनी सीट पर चढ़कर तालियां बजाई थीं। असदी ने उसे बाजू से पकड़कर नीचे खींचा, जबकि बहुत से स्टूडेंट्स ने उसकी बेसाख्तगी को समझते हुए कहकहा लगाया। वो अपनी खजालत छुपाते हुए दोबारा सर जीशान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो यूनिवर्सिटी की बेहतरी और बेहतरीन अंदाज तालीम के मुतालिक अपने मंसूबे और इरादे शेयर कर रहे थे। यूं मुदस्सिर और अनीला जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की दबी ख्वाहिशों को राह मिली और उन्होंने सुख का सांस लिया। यार मैं तो दीवानी हो गई हूँ प्रिंसिपल की। वाह क्या शख्सियत है। बंदे पर सहर तारी कर देते हैं। दिल चाहता है बंदा सुनता ही जाए। अनीता ने लहक कर बात की। अभी वो और भी कुछ कहती, मगर मारिया के ठोके ने उसे रोक दिया। बस बस, ज्यादा इम्प्रेस ना हो। प्रिंसिपल हैं, तुम खुद पर उनका सहर तारी करने के बजाय दाएं बाएं वालों को ये मौका देना। मारिया ने उसे आंख दबाकर हंसते हुए उसे एहसास दिलाया कि ऊपरी नजरें करने के बजाय मुकाबिल में नजरें दौड़ाए। अभी वो लोग यही बातें कर रही थी कि अनीला और बरीरा भी क्लास में दाखिल हुई। हाय गर्ल्स, मुबारक हो। तुम लोगों की नासूदा ख्वाहिशात अब हकीकत का रूप धारने वाली हैं, बल्कि धार चुकी हैं। बरीरा ने मुस्कुराते हुए उन पर तंज किया था, जबकि उसकी बात पे अनीला ने खुशी से खनकती हुई आवाज में इकरार किया कि वो सच कह रही है। वेल, हमें पहले कोई तकलीफ थी और ना अब कोई तकलीफ है।
हाँ, बेजा पाबंदियां खत्म होने का शुक्र किया है। वैसे भी वो रूल्स उन लड़कियों के लिए सख्त थे जिनके पास एंजॉयमेंट का सिर्फ एक ही जरिया हो, हमारे लिए नहीं। हम पहले ही आजाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजार रहे हैं और आगे भी कोई मसला ही नहीं। मारिया ने बरीरा के तंज को समझते हुए नखुद से अपने बाल झटके। यस, यू आर राइट। तुम्हारी आजादी पे तो बहुत सी लड़कियां रश्क करती हैं। बरीरा ने दरपट्टा उसकी हरकतों और उसके मुतालिक हमावक्त यूनिवर्सिटी के लड़कियों की जबानी उसके किस्सों का हवाला देते हुए बात की और अपने बैग में पेन तलाश करने लगी। अनीला ने देखा कि उसकी बात ने मारिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख कर दिया, तो बात आगे ना बढ़े फौरन बरीरा को टोका था। बस करो बरीरा, क्या फजूल बातें ले बैठी हो? चलो उठो, क्लास शुरू होने वाली है। एक्सक्यूज मी, मैं गलती पे नहीं तो आपका नाम अनीला है? मुदस्सिर काफी दिनों से अनीला को फॉलो कर रहा था। ये लड़की उसके ख्याल के बरखिलाफ काफी तेज या मोहतात निकली थी कि अगले दिन इंतजार के बावजूद स्टॉप पर नहीं आई और काफी देर बाद बरीरा के साथ ही आई और उसे यूं नजरअंदाज किया जैसे उसे जानती ही ना हो। वक्ती तौर पर तो वो चुप हो गया, फिर यूनिवर्सिटी में होने वाली तब्दीलियों ने उसे मौका ही नहीं दिया। आज जब कैफेटेरिया में अनीला को अकेले बैठे देखा तो फौरन चला आया, क्योंकि अब किसी को ये डर न था कि कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है। सो वो आराम से अनीला के पास कुर्सी घसीट कर बैठ गया और यूं थोड़ी देर तक वो एक दूसरे का मुकम्मल तारुफ हासिल कर चुके थे। आज खुशकिस्मती से बरीरा यूनिवर्सिटी आई ही नहीं थी और अनीला का ये दिन जो बोर गुजर रहा था उसकी जिंदगी में एक नया रास्ता बना गया था। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर ये कहकहे उसके लिए क्या सामान तैयार करने वाले हैं। वो सिर्फ हाल में जीना चाहती थी। जहां यूनिवर्सिटी में आने वाली तब्दीली ने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया था, वहीं बहुत से स्टूडेंट्स ने उसका नाजायज फायदा भी उठाना शुरू कर दिया था। फिर जो चीज हासिल करना चाहता था कर रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स एक दूसरे की काबिलियत से फायदा उठा रहे थे और पढ़ाई में एक दूसरे से सबकत ले जाने की ख्वाहिश ने बहुत से लड़कों और लड़कियों में तालीमी मैदान में मुकाबले का मैदान गर्म कर दिया था। वहां बहुत से तलबा और तालबात ऐसे भी थे जो गैर निसाबी सरगर्मियों में उलझ गए थे। मुख्तसर ये कि हर बंदा अपनी सोच और ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। प्रिंसिपल जीशान भी गाहे बगाहे स्टूडेंट्स के साथ उनके मसाइल सुनने और उनके हल के लिए कोशां थे। सेमेस्टर करीब था, जहां जिया सदी मुदस्सिर को नजरअंदाज किए पूरी तरह अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहा था। वहीं बरीरा भी अनीला से गाफिल थी और ये वक्त अनीला और मुदस्सिर के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। अनीला वक्ती तौर पर अपने ख्वाबों को भुलाए बस मुदस्सिर की लच्छेदार गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो रही थी और गैर महसूस तरीके से उसकी आदी होती जा रही थी। वहीं मुदस्सिर यूनिवर्सिटी में अनीला और रॉन्ग नंबर्स पे भी बहुत सी लड़कियों के जज्बात से खेल रहा था। वो अनीला के साथ वक्त गुजार रहा था। उसके दिल में अनीला और उस जैसी किसी लड़की के लिए इज्जत नहीं थी जो दो बोल मोहब्बत के सुनकर आपे से बाहर हो जाती हैं। वो रात गए तक अनीला से गपशप करता और यूनिवर्सिटी में भी जितनी देर दूर रहते पैगामात एक दूसरे से जारी रखते और मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए रखते। अनीला के लिए सिर्फ मुदस्सिर अहम होता जा रहा था, जबकि मुदस्सिर उसके बढ़ते हुए अल्तफात देखकर मजे ले रहा था। उनकी इन्हीं मसरूफियात में इम्तिहानात के दिन आ गए और वही हुआ। अनीला का रिजल्ट बहुत खराब आया था। वो मुश्किल पास हुई थी और मुदस्सिर भी हमेशा की तरह जैसे तैसे करके सेमेस्टर क्लियर कर ही गया। हाँ, बरीरा की यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन आई थी और यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाला बंदा जिया सदी था। बरीरा ने अनीला की ठीक ठाक क्लास ली, मगर उसकी समझ में पहले कुछ आया था ना अब आया। हाँ, बरीरा उसके बदले अतवार से बहुत कुछ समझ गई और बेहतर यही जाना कि उसे उसके हाल पे छोड़ दे, और बरीरा का यही फैसला गलत था, क्योंकि बरीरा का मुंह मोड़ना अनीला को बिल्कुल ही बेपरवाह कर गया और वो खुल्लम खुल्ला मुदस्सिर के साथ वक्त गुजारने लगी। किसे खबर थी कि आने वाला वक्त उसके लिए कितने पछतावे लेकर आ रहा है। एक बात बताओ रबाब, कल अली ने रबाब को संजीदा आवाज में पुकारा तो वो जो उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय बनाने किचन की तरफ जा रही थी फौरन मुड़ी। वो उसके खैर मामूली संजीदगी पे चौंक उठी। जी पूछे अली। रबाब वापस पलट आई। अनीला मुझसे इस कदर रूट लहजे में बात क्यों करती है? क्या वो अम्मी की ख्वाहिश से नावाकिफ है या ये बात जानकर नाखुश है? कल्ब अली को जो बात कितने अरसे से फांस की तरह दिल में चुभ रही थी उसे आज जबान दे ही दी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आजकल अम्मी बाकायदा अनीला और मुझे एक रिश्ते में बांधना चाह रही हैं।
वो मामूल लोगों से बात करना चाहती हैं कि छोटी मोटी तकरीब रखकर हमारी मंगनी कर दी जाए और शादी उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद कर ली जाए। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अनीला शायद हमारी इस ख्वाहिश का मस्बत जवाब न दे। कलबली ने अपनी उलझन रबाब आवेज से शेयर की थी, इस बात से अनजान कि उसकी बातों ने रबाब के अंदर बेचैनी फैला दी थी। वो मुसलसल कलबली के चेहरे पे मोहब्बत के बिछड़ जाने का खौफ देख रही थी। कलबली ने जब अपनी बात का कोई रद्द अमल ना सुना तो सर उठाकर रबाब की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए चौंक गया। रबाब के चेहरे पे लिखी तहरीर कुछ और ही कह रही थी, या वो समझ गलत रहा था। उसने सर को झटक दिया। शायद मेरे दिलो दिमाग पे सोचों की यलगार ने उल्टा असर कर दिया है। उसने दिल ही दिल में खुद को डपटा, रबाब आवेज, तुम तो मेरी स्वीट कजन हो यार, मेरी परेशानी का हल बताओ। ये क्या सुम बुक में बैठ गई हो? कलबली ने लहजे को बर्दाश्त करते हुए शगुफ्तगी से कहा, जी मैं अनीला से उसके दिल की बात उसकी मर्जी मालूम करने की कोशिश करूंगी। वैसे तो वो मुझसे कम ही कुछ शेयर करती है, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इस मामले में आपकी पूरी मदद करूंगी। आगे जो हुआ वो आपका नसीब। रबाब ने खोए खोए लहजे में बात मुकम्मल की और उठकर किचन की तरफ चली गई और कलबली जो उसे दोबारा पुकारने ही वाला था, उसके रवैये पे चुप सा हो गया। वो दिल में परेशान हो रहा था कि रबाब को क्या हुआ है। इस कजन को वो हमेशा खामोश और बेसरर सी लड़की समझता था, जिसकी अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपने कोई ख्वाब नहीं। मगर आज रबाब आवेज कुछ पतली पतली लग रही थी, या उसका बहन था। फिल वक्त वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। वो सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि जो खदशे वहम उसके दिल में अनीला के लिए आ रहे हैं वो झूठे साबित हों और अनीला के दिल की ख्वाहिश और उसके दिल की मसनत पे भी सिर्फ कल्ब अली ही पराजमान हो। मुदस्सिर, हम कब तक यूं ही फोन पे बातें करते रहेंगे और छुप छुप कर मुलाकातें? तुम घर में बात करो ना। अनीला जो कब से ये बात करना चाह रही थी, आज जब मुदस्सिर ने मामूल के मुताबिक रात को कॉल की तो अनीला ने दिल की बात को जबान दे दी। वो समझ रही थी रबाब हमेशा की तरह सो चुकी है। दोनों एक ही कमरा शेयर करती थीं, मगर बेड अलग अलग थे। रबाब दिन भर की थकन की वजह से जल्द ही नींद की वादी में उतर जाती थी, मगर अनीला आधी रात के बाद मुदस्सिर के साथ मोहब्बत भरी बातें करने के लिए जाग रही होती। वो ये नहीं जानती थी कि आज कलबली की दिन की बातों ने रबाब आवेज से नींदें छीन ली हैं। वो सोने की एक्टिंग कर रही थी, मगर हकीकतन जाग रही थी। और जब अनीला ने कॉल पिक की और आहिस्ता आवाज में गुफ्तगू शुरू की तो रबाब आवेज उसकी बातों की तरफ मुतवज्जा हो गई। उसे इंतहाई दुख और सदमा हुआ था कि उनके वालिदैन उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं और अनीला क्या कर रही थी। उसने 2 दिन पहले अनीला की चीजें दुरुस्त करते हुए उसके सेमेस्टर के ग्रेड्स भी देखे थे, मगर मौका नहीं मिला कि अनीला से पूछती। मगर इस वक्त उसकी गुफ्तगू ने उसे सारी सूरत हाल समझा दी थी। उसने आंखें बंद ही रखी ताकि अनीला को शक न हो। वो पुरसुकून और मुतमईन होकर अपनी बातों में लगी हुई थी। चलो ठीक है, मगर ज्यादा देर मत करना। मैंने तुमसे जिक्र किया था ना अपने स्टूपिड कजन और उसकी पेंडू माँ का। मुझे लग रहा है कि वो जल्द ही अम्मी अब्बू के सामने रिश्ते की बात करेंगे। उन्हें तो खैर मैं देख लूंगी, मगर आगे क्या हो ये नहीं जानती, इसलिए तुम्हें कह रही थी। अनीला ने इंतहाई हकारत आमेज लहजे में फूफो और अली का जिक्र किया था। रबाब उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उसे अनीला पर गुस्सा भी आया और दिल चाहा कि अभी उठकर उसकी तबीयत साफ कर दे कि वो अपने खानदान और अपने प्यारों के बारे में कैसी राय रखती है, मगर कुछ सोचकर चुप साध ली और जानबूझकर करवट ली और उसकी करवट बदलने पर अनीला ने फौरन मोबाइल ऑफ किया था। असदी, मैंने कभी तुम्हारी जाती बातों और जिंदगी में मदाखलत की है? नहीं ना, तो तुम भी ना करो। अच्छा हो या बुरा, मैं अपने किए का खुद जिम्मेदार हूंगा। मुदस्सिर ने झुंझलाकर जिया सदी को जवाब दिया। सच है, जब इंसान भटक जाए तो फिर उसे कुछ रास्ता सुझाई नहीं देता और अपने अच्छे बुरे की तमीज भी नहीं रहती। यही हाल मुदस्सिर का था। उसके दोस्तों में इजाफा हो चुका था और दोस्त भी वो जो उसी की तरह के ख्यालात के मालिक और सरगर्मियों में हर वक्त मसरूफ अमल रहते थे। ऐसे में अब मुदस्सिर को जिया सदी की नसीहतें चुभने लगी थी। उसे जिया सदी के साथ वक्त गुजारना और बैठना बोर करने लगा। महसूस तो जिया सदी भी कर रहा था, मगर वो मुदस्सिर को इस अंजाम से बचाना चाहता था जो ऐसे लोगों का नसीब ठहरता है। मुदस्सिर, मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं चाहता। एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो ठीक रास्ता नहीं,
पहले मैं तुम्हारी हरकतों को लड़कपन और जवानी की दहलीज पे खड़े लड़के की नादानियां समझकर इग्नोर कर देता था, मगर जब से तुमने पाशा लोगों के ग्रुप के साथ उठना बैठना शुरू किया है, मुझे अंदेशा है कि तुम बुरी तरह फंस जाओगे। उसके ग्रुप के बारे में तो पूरी यूनिवर्सिटी बल्कि इलाका जानता है कि किस कदर आवारा और बदमाश टाइप लड़के हैं, और फिर वो बुराई की कोई हद नहीं देखते, लड़कियों की इज्जत से खेल कर भी तनतनाते फिर रहे हैं। तुम प्लीज उनसे बचकर रहो। तुम्हारी शोख मिजाजी और शरारतें अभी शैतानी चालों और हैवानी हरकतों में नहीं बदली। प्लीज मुदस्सिर, मेरा कहा मानो और पाशा के ग्रुप को खैर बात कह दो। असदी ने हर मुमकिन तरीके से मुदस्सिर को समझाया और आखिरकार बेचारगी से उसके सामने इल्तिजा की। बस हो गई तुम्हारी बात खत्म, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मुदस्सिर ने ऐसी बेगानगी से असदी की मोहब्बत भरी नसीहतों का जवाब दिया कि वो बेबसी और दुख से चुप करके उसके पास से उठ गया। वो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में थे और मुदस्सिर ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए रोजी को कॉल मिलाई। ये लड़के अपनी बेबाक बातों और हरकतों की वजह से जल्द ही यूनिवर्सिटी के तमाम लड़कों की नजरों में आ गई थी, हालांकि उसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए चंद दिन हुए थे। यार, अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इतना ही मर रही है तो उसे बुलाओ, उसे कहो कि मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, और अगर वो तुम्हारे इम्तिहान में कामयाब ठहरी तो तुम अगले रोज ही उसके घर रिश्ता लेके चले जाओगे। पाशा ने मुदस्सिर की जबानी अनीला की शादी का इसरार सुनकर खबासत से हंसते हुए कहा, और मुदस्सिर उसकी बात सुनकर एक लहजे के लिए खामोश हो गया। इस नहज पे तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। वो लड़कियों से दोस्ती करता था, मगर कभी नौबत यहाँ तक नहीं आई कि वो या दूसरी लड़की किसी दायमी रुसवाई का नतीजा भुगते। ये पाशा उसे किस तरफ लेके जा रहा था? नहीं यार, मैं किसी लड़की को ऐसी सजा नहीं दे सकता कि वो तमाम उम्र खुद से भी मुंह छुपाती फिरे। मुदस्सिर ने नफी में सर हिलाते हुए पाशा को जवाब दिया। ओए होए, तू तो बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चा निकला। अबे, अगर इन्हें अपनी इज्जत बेइज्जती का इतना ही ख्याल होता तो यूं लड़कों के साथ चोरी छुपे ताल्लुकात कायम ही न करें। ये सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, कुछ जरा अपनी शराफत का ढंडोरा पीटने के लिए शादी शादी की रट लगाए रखती हैं। पाशा ने नफरत से औरतों का तमस्कर उड़ाया था। वो जिस माशरे से ताल्लुक रखता था और जिस क्लास में परवान चढ़ा था, वहां एक ही सबक मिला था कि माँ और बहन के अलावा किसी औरत को इज्जत नहीं देनी, किसी के किरदार के साफ होने पर यकीन नहीं करना। मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है पाशा यार, मगर अनीला उन लड़कियों से मुख्तलिफ है। हमारी दोस्ती को 2 साल होने को आए हैं, मगर आज तक वो एक हद से आगे नहीं बढ़ी, ना मुझे पढ़ने दिया है। मुदस्सिर ना चाहते हुए भी अनीला की तरफदारी कर रहा था। तू बड़ा ही मासूम बच्चा है मुदस्सिर, यार बड़ा हो जा। तेरी बातों से तो लग रहा है तू भी बुज़दिल लड़कों की तरह ही दूर दूर से मद्दाह सराई करने वाला है। तूने कभी खुद पहल ही न की होगी, वरना जो आधी आधी रात तक फोन पर गुफ्तगू कर सकती हैं, वो और भी बहुत कुछ कबूल और बर्दाश्त कर सकती हैं। पाशा अपनी बात पर कायम था, इसलिए बेहूदगी से बातें करते हुए आंख मारी थी। अनीला, मेरे घर आज कुछ लोग आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी से वापसी पे मेरी तरफ आओ। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। फरीरा ने सारी नाराजगी एक तरफ करते हुए अनीला को कॉल की थी। अनीला नाश्ता कर रही थी। फरीरा की कॉल आते देखकर हैरान हुई, मगर जब कॉल की वजह पता चली तो वो भी सब भूल भाल अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं सकी। अरे वाह, बहुत छुपी रुस्तम निकली हो, बताया भी नहीं। कौन है वो? मौसूफ क्या करते हैं? अनीला ने रिवायती दोस्तों की तरह एक ही सांस में सब पूछ डाला। अरे मुझे खुद मालूम नहीं, मम्मी के जानने वाले हैं, यहाँ आना रस्मी है क्योंकि वो मुझे किसी तकरीब में देख चुकी हैं। मगर मेरी लाइल्मी कि मैं उन्हें नहीं जानती, हालांकि उनके बकौल वो मुझे मिली थी। उनका बेटा है, अभी पढ़ रहा है, मगर वो मंगनी करना चाहती हैं ताकि जिंदगी में थोड़ी तब्दीली आए। मेरी बहनें उनके। अच्छा, बाकी बातें बाद में, घर आओगी तो सब बताऊंगी। अम्मी मुसलसल आवाजें दे रही हैं। फरीरा ने जल्दी जल्दी में उसे अहम बातें बता दी। वो जानती थी अनीला ने आने से पहले उसका दिमाग खा जाना है, इसलिए उसको सुकून देने के लिए मुसलसल बोलती गई और अम्मी की पुकार पर बात खत्म की और हंसते हुए मोबाइल ऑफ किया, क्योंकि अनीला मुसलसल हेलो हेलो कर रही थी। वो उसकी बेचैनी समझ गई थी कि जब तक अनीला अलिफ से ये तक सब सुन न लेगी, आराम नहीं पाएगी और यूनिवर्सिटी में भी जले पांव की बिल्ली की तरह वक्त काटेगी। अनीला यूनिवर्सिटी जाने के बजाय सीधी उसकी तरफ आ गई और आते ही उसके सर हो गई। लग नहीं रहा था कि उनके दरमियान इतने लंबे अरसे से बातचीत ना होने के बराबर है। वो लोग आज पुरानी दोस्तों की तरह ही लग रही थीं।
अनिला और बरीरा की नोकझोंक में ही मेहमानों के आने का टाइम हो गया और हमेशा की तरह अनिला खुद पे काबू नहीं रख सकी और ड्राइंग रूम में झांकने चली गई। वो लड़का देखने के लिए बेताब हो रही थी और लड़का देखकर तो उसके औसान ही खता हो गए। वो पलकें झपकना भूल गई और सरपट भागी ताकि बरीरा के सामने जाकर न्यूज ब्रेक करे और किचन से निकलती बरीरा से जा टकराई। दोनों की टक्कर इतनी शदीद हुई थी कि उई उई की आवाजों के साथ ही आंसू भी निकल आए। बरीरा अपने सर को दबाते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जबकि अनिला चोट को भूले जो देख कर आई थी उसे बताना चाह रही थी कि बरीरा की वालदा चली आई। क्या हुआ बेटा? ड्राइंग रूम तक तुम लोगों की आवाजें आई हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे, कोई चोट वोट ना लग गई हो। क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है तुम दोनों की आपस में टक्कर हुई है। नुसरत बेगम ने हंसते हुए बरीरा और अनिला को सर सहलाते देख कर कहा, जबकि उनकी बात सुनकर अनिला खिसियानी हंसी हंसती, जबकि बरीरा खामोश ही रही। वो फरहत बेगम के वापस आने के इंतजार में थी ताकि आफत की परकाला से इस भागम भाग टक्कर की वजह तस्मिया मालूम कर सके। अच्छा बेटा, थोड़ी देर बाद चाय और उसके साथ लवाजमात लेकर ड्राइंग रूम में आ जाना, सब अपने ही हैं। तुम बचपन में उनके हाथों में खेली हो। क्या हुआ जो एक लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं? नुसरत बेगम ने प्यार से बरीरा के कंधे पे हाथ रखकर कहा और बाहर निकल गईं। अब बको, क्या औकात टूट पड़ी थी कि अंधे बैल की तरह सीधी आके मुझे टक्कर दे मारी? बरीरा ने गुस्से से अनिला की तरफ देखते हुए पूछा। चल दफा हो, पहली बात तो ये कि मैं बैल नहीं, दूसरी बात ये कि मैंने टक्कर मारी नहीं, तुम मेरे रास्ते में आई, और तीसरी बात ये कि जो मैं देख कर आई हूं तुम देखती तो वहीं चीख मार के बेहोश हो जाती। अनिला असल बात की तरफ ना आई थी। तुम बताती हो या ट्रे में तुम्हारे सर पर दे मारूं? बरीरा को अब उसकी बातों से बेचैनी हो रही थी कि आखिर हकीकत क्या है। बताती हूँ, क्योंकि मेरे दूल्हा भाई को दूल्हा बनने से पहले कातला का शौहर कहलवाने लगी हो। अनिला ने शरारत से आंखें मटकाते हुए कहा। जब देखा कि बरीरा का सब्र का पैमाना लबरेज होने को है तो असल बात की तरफ आ गई। बरीरा, तुम जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने वाला शख्स कौन है? अनिला ने चहकते हुए उसके गले में बाहें डाली थी। मुझे क्या पता, आज पहली दफा तो देखूंगी। हाँ, अम्मी की किसी जमाने में बहुत अच्छी दोस्त रही हैं जब अब्बू की पोस्टिंग कराची थी और कुछ अरसे पहले ही वह कैंट शिफ्ट हुई हैं। बेटा कौन है, क्या करता है, मुझे नहीं मालूम। बरीरा को जितना मालूम था अनिला के गोश गुजार कर दिया। अरे बुद्धू, एक डैशिंग बंदा तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, ज़हीन फतीन, संजीदा लड़कियों से दूर, सहर अंगेज गुफ्तगू करने वाला और तुमसे जहानत में एक नंबर आगे रहने वाला। अनिला ने फिर भी नाम नहीं बताया। अनिला, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? कौन है और तुम कैसे जानती हो उसे? बरीरा अनिला की बातों से कंफ्यूज हो रही थी। अरे मैं क्या, पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। अपने प्रिंसिपल का चहीता, यूनिवर्सिटी का हीरो, दूसरों को मात देने वाला, संजीदा और खूबरू नौजवान, और आम में जिसे जूनियर सर जीशान अली चौधरी कहते हैं। हाँ, जी हाँ, ज़िया सदी ड्राइंग रूम में बराजमान है। अनिला ने आखिरकार बरीरा के सामने हिला देने वाली खबर सुना ही दी थी और ये बात सुनकर बरीरा शॉक रह गई थी। कैसा इत्तेफाक था, अल्लाह ने बिन मांगे उसके नसीब में बहुत अच्छा जोड़ लिख दिया था। हैरत और खुशी से उसके मुंह से कोई लफ्ज ही नहीं निकला, बस अनिला ही ओल फॉल पके जा रही थी और दूसरी तरफ भी झटका कम नहीं लगा था। सियासती बरीरा को देखकर बेख्तियार सोफे से उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी बेख्तियारी पे खुद ही शर्मसार हो गया। वो जो दिल ही दिल में माँ बाप से नाराज हुए बैठा था कि बाला ही बाला रिश्ता देख लिया और उसकी तालीम मुकम्मल होने का इंतजार भी नहीं किया, कम से कम उसके ऑन जॉब होने तक का इंतजार करते। बरीरा को देखकर अल्लाह से अपने ख्यालात की माफी मांगी और माँ बाप के लिए प्यार उमड़ाया कि जैसी शरीके सफर वो चाहता था बरीरा उस सांचे में पूरी उतरती थी। बस यूं चंद और मुलाकातों के बाद सियासदी और बरीरा एक बंधन में बंध गए। बज़ाहिर ये कच्चा रिश्ता था, मगर जहां दिलों में मोहब्बतें मौजसन हो वहां फिर किसी चीज का डर नहीं होता। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनिला, क्या जरूरत थी अली से बदतमीजी करने की? रबाब ने गुस्सीले लहजे में उसके बाजू को पकड़कर झंझोड़ा। क्यों, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुमने देखा नहीं कैसे अपना हक जता रहा था, जैसे मैं उसकी जरखरीद गुलाम हूँ। अरे मैं उसे कजन के तौर पर बर्दाश्त कर लूं यही काफी है, इससे बढ़कर मैं सोच भी नहीं सकती। रिश्ता, मोहब्बत, बड़ों की ख्वाहिशें, माय फुट, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में अली के लिए ना पहले जगह थी ना आगे बन सकती है। अनिला ने नखुद से सर झटका। तो फिर किसकी जगह है? वो
जिससे सारी रात बातें करती हो और यूनिवर्सिटी के बहाने मुलाकातें करती हो। रबाब आवेश ने बहुत चुपते हुए लहजे में कहा, जबकि रबाब की बात पर अनिला को झटका लगा, मगर उसने खुद पर कंट्रोल किया और झिटाई से अपनी बात पे अड़ गई। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक, बल्कि बहुत अच्छा। हाँ, मैं मुदस्सिर से ही शादी करूंगी, अम्मी अब्बू को भी बता देना। और अगर फुप्पो को इतना ही शौक है ना भाई की बेटी को बहू बनाने का, तो तुम हो ना, और तुम उनकी ख्वाहिशात और उम्मीदों पर पूरी भी उतरती हो। अनिला के लहजे और लफ्जों में रिश्तों के लिए कोई एहतराम न था। अनिला, अली तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो टूट जाएंगे, उनके साथ ऐसा मत करो। तुम अपनों को ठुकरा रही हो, वो तो तुम्हारे कई बार कहने के बावजूद अपने घर में अभी तक बात नहीं कर सका। रबाब ने उनकी बाहिमी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए अनिला को आईना दिखाने की कोशिश की, मगर अनिला जिन हवाओं में थी वो हकीकत का सामना करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं और अली की वकालत कम करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम अली से शादी कर लो। इतनी साबिर शाकिर बीवी चिराग लेकर भी ढूंढेगा तो नहीं मिलेगी। अनिला ने रबाब की सब्र करने और बर्दाश्त करने वाली आदत पे चोट की थी और बिस्तर पे नींद दराज हो गई। तुम बहुत पछताओगी, मगर अफसोस, उस वक्त तुम्हारा पछतावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। रबाब ने तरहम भरी निगाहों से उसे देखा। वो अपने जमीर और दिल के आगे मुतमईन थी कि उसने बिना खोट के सच्चे दिल से कल्बली की चाहत के हुसूल के लिए कोशिश की थी। आगे जो रब के फैसले। शायद कल्बली जैसे मुखलिस शख्स के लिए अनिला जैसी खुदगर्ज लड़की रब को मंजूर न थी, लेकिन उन दोनों को ये मालूम न था कि कल्बली जो ड्राइंग रूम में अनिला की जली कटी सुनकर चुप का चुप खड़ा रह गया था, उन दोनों के वहां चले जाने के बाद गया नहीं था, बल्कि अनिला के पीछे रबाब को जाते देखकर रुक गया था कि शायद रबाब के एहसास दिलाने पे अनिला अपने रवैये की माजरत के लिए वापस आए। मगर थोड़ी देर बाद खुद उनके कमरे की तरफ आया, मगर कमरे से आती आवाजें सुनकर वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो ये वजह थी अनिला तुम्हारे रवैये की? मैं ही पागल था जो समझा नहीं। तुम्हारे अंदाज, तुम्हारे तेवर तो पहले दिन से बता रहे थे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मगर मैं खुद को बहलाता रहा। तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए बनी ही नहीं हो। मैं ही बेवकूफ था कि तुम्हें इतना चाहता था कि सांस भी तुम्हें याद करके लेता था। मैंने अपना रास्ता बदल लिया है, बल्कि अपने दिल पे भी बंद बांध लिया है, हमेशा हमेशा के लिए। कल्बली ने फैसला करके वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। तुमने तो बताया था कि तुम्हारा कजिन तुम में इंटरेस्टेड है, फिर अचानक रबाब आवेश के साथ रिश्ता, बल्कि रिश्ता इस समाज में बंधने की वजह समझ नहीं आई। बरीरा अनिला की जबानी रबाब के अनकरीब शादी और वो भी कल्बली के साथ शादी की खबर सुनकर हैरान रह गई थी। इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है भाई, इंटरेस्ट बदलने में देर नहीं लगती। मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाई है और तुम मुंह खोले मेरा मुंह तक रही हो। अनिला ने हंसते हुए बात को बदला। वो बरीरा के साथ क्लास लेकर निकली थी और कैफेटेरिया जाते हुए रबाब आवेश और कल्बली के रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाई। उस दिन कल्बली ने घर जाकर माँ बाप को न जाने क्या कहा। फूफो उनकी तरफ आई तो रबाब के लिए झोली फैलाई। हैरान तो अनिला के वालिदैन हुए ही थे, कम हैरान अनिला और रबाब भी नहीं हुई। अनिला इतनी आसानी से अली के पीछे हटने पर हैरान थी, तो रबाब अपनी खुशकिस्मती पे कि अल्लाह कितना मेहरबान है कि बिना कहे उसके दिल की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। तनवीर और मुबीना बेगम को क्या एतराज होना था, एक बेटी की जगह दूसरी कदरदान लोगों में चली जाएगी। वैसे भी रबाब जितनी अदब एहतराम करने वाली और साबिर बच्ची थी, मुबीना बेगम उसके लिए ऐसी ही खुशबख्ती की दुआ करती थी जो उसके हिस्से में अनिला की खुदसरी और बेवकूफी की वजह से खुद ब खुद आ गई। जिया, आपसे एक बात कहूं, अगर बुरा न माने तो? जिया सदी ने शाम में बरीरा के घर कॉल की तो बरीरा ने खैर खैरियत दरियाफ्त करके जिया से कुछ बातें क्लियर करने का सोचा। जी जरूर, क्यों नहीं, क्या पूछना है आपको? सियासती उसके लहजे की संजीदगी पे दिल ही दिल में हैरान होते हुए बोला। आप अपने दोस्त मुदस्सिर को कितना जानते हैं? बरीरा अनिला की जबानी मुदस्सिर की खूबियां सुन चुकी थी, मगर मुदस्सिर के मुताल्लिक मारिया रीना लोगों की सरगोशियां भी सुनती रहती थी, इसलिए ये जानते हुए कि किसी जमाने में जिया सदी और मुदस्सिर बेहतरीन दोस्त रहे हैं, असदी ही से हकीकत मालूम करने की ठानी। मैं जानता हूँ कि आप ये बात क्यों पूछ रही हैं, बरीरा अपने दोस्त को समझाएं। मुदस्सिर डाली डाली घूमने वाला भंवरा है, वो अनिला के बारे में तो क्या, खुद अपने बारे में भी संजीदा नहीं। और फिर अब जिस ग्रुप के साथ उसका उठना बैठना है वो बदनाम तरीन ग्रुप है यूनिवर्सिटी का,
बल्कि यूनिवर्सिटी से बाहर भी उनकी सरगर्मियां कोई काबिल तारीफ नहीं। मैं तो मुदस्सिर को अपनी तई समझा समझा कर थक चुका हूँ। वो बिना ठोकर सबक हासिल नहीं करेगा। आप अनीला से कहें कि बेहतरी इसी में है कि वो मुदस्सिर से किनारा कश हो जाए, वरना जिल्लत और रुसवाई के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। ऑलरेडी पूरी यूनिवर्सिटी में उनके अफेयर की बातें गर्दिश कर रही हैं। सियासती ने तफसीलन जवाब दिया। सियासती की बातों ने बरीरा को मजीद परेशान कर दिया था। वो अनीला की बेवकूफियों को जानती थी। वो जिस बात पे अड़ जाती, चाहे नुकसान हो, पीछे नहीं हटती थी और बारहा जिद में अपना नुकसान करवा चुकी थी। मगर अब बात किरदार और जिंदगी की थी। बरीरा ने सियासती को यकीन दिलाया कि वो अनीला से खुलकर बात करेगी और उसे हर मुमकिन समझाएगी, मगर खुद हजार वसवसे लेकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनीला को कैसे कायल करे। मुदस्सिर, हम कहाँ जा रहे हैं? अनीला मुदस्सिर के साथ कार में बैठते हुए बोली। कहा ना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मुदस्सिर ने जुमानी सा जवाब दिया। फिर भी पता तो चले। अनीला उसके पुरस्कार और जुमानी अंदाज से परेशान हो रही थी। रात मुदस्सिर ने उसे कहा था कि सुबह यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ले, क्योंकि वो उसे कहीं लेकर जाना चाहता है। उसने बहुत पूछा कहाँ और क्यों, मगर मुदस्सिर का एक ही जवाब था, मुझसे मोहब्बत है ना तुम्हें, बस एतबार करो, कहीं गलत जगह नहीं लेकर जाऊंगा। तो वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। वो मुदस्सिर के कहने पे कि मुझ पे एतबार करो, सब बातों को पसे-पुश डाल चुकी थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत में जिस कदर आगे बढ़ चुकी थी, वो उसके बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकती थी। और यही उसकी भूल और गलती थी कि वो एक शख्स के लिए अपने प्यारों को धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ मुदस्सिर आखिरकार पाशा की पढ़ाई पट्टी में आ चुका था। वो अनीला के साथ आखिरी गेम खेलना चाहता था। वो उसे आजमाना चाहता था। अगर वो उसकी बात मानती तो वो उसके साथ सब कुछ कर करा के उसे छोड़ देता, क्योंकि ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए। और अगर वो इनकार करती तो छोड़ना तो तब भी उसे था। अनीला का उसके साथ चले आना उसके जहन में पाशा के डाले गए ख्याल को पुख्ता कर रहा था कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। वो अनीला को इस वक्त पाशा के फ्लैट पे ले जा रहा था, जो कि इस मकसद के लिए पाशा ने उसे ऑफर किया था। और अनीला बेखबरी में किसी दलदल में धंसने जा रही थी। वो नहीं जानती थी और जानता मुदस्सिर भी नहीं था कि पाशा अपने जहन में क्या सोचे उसका इंतजार कर रहा है। हेलो ज़िया, प्लीज पता करवाएं कि आपका दोस्त अनीला को लेकर कहाँ गया है। वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर से ही मुदस्सिर के साथ कार पर बैठकर कहीं गई है। बरीरा ने इंतहाई परेशानी में ज़िया सदी को कॉल की, जो पीरियड लेकर अभी क्लास से बाहर निकला था। बरीरा को क्लास की लड़की से पता चला कि अनीला यूनिवर्सिटी के बाहर से ही मुदस्सिर के साथ कहीं गई है। और ज़िया सदी की चंद दिन पहले की गई बातों ने बरीरा के बदन में खौफ की लहर दौड़ा दी थी। अनीला अपनी बेवकूफी और शराबे मोहब्बत का पीछा करते करते अपना बहुत नुकसान करने वाली थी। उसे कुछ समझ न आया तो ज़िया सदी को कॉल कर दी, क्योंकि अनीला का सेल ऑफ जा रहा था। और ज़िया सदी उसकी बात सुनकर मजीद परेशान हो गया। बरीरा को हौसला देकर उसने सेल पॉकेट में डाला और लम्हा लगा उसे फैसला करने में कि उसे क्या करना है, क्योंकि आज पाशा अभी यूनिवर्सिटी नहीं आया था और मुदस्सिर और पाशा का हर वक्त का साथ कोई नई कहानी सामने लाने ही वाला था। वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ा। वहां जाकर उसने सर जीशान से तमाम मामला डिस्कस किया। मामले की नजाकत को समझते हुए उन्होंने फौरन पाशा के दोस्तों को ऑफिस में तलब किया और पाशा का मौजूदा एड्रेस ले लिया, क्योंकि पाशा आए दिन अपनी रिहाइश बदलने का आदी था। पहले तो उसके दोस्तों जफर और शिराज ने आए बाएं शाएं की, क्योंकि आज की मुतवक्का वारदात का उन्हें पता था, मगर सर जीशान के डराने धमकाने पे फौरन सच उगल दिया कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस इरादे से। ये खबर उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। ज़िया असदी और सर जीशान फौरन पाशा के घर के लिए निकले। पाशा, तुमने मुझसे क्या कहा था और अब क्या कह रहे हो? देखो, उस लड़की के साथ जो भी मामला है मेरा है। चाहे मैं उसके साथ मुखलिस ना था, मगर मैं उसे तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनने दूंगा। मुदस्सिर पाशा के साथ दूसरे कमरे में था। पाशा का मुतालबा सुनकर चकरा गया। पाशा इस वक्त ड्रिंक करके मुकम्मल मदहोश बैठा हुआ था और वो अनीला के हुस्न को खराज तहसीन पेश करने के लिए बेचैन था। इसीलिए जिस वक्त मुदस्सिर अनीला के साथ वहां पहुंचा तो पाशा ने जिस अंदाज में उन्हें वेलकम किया, मुदस्सिर को हिला देने के लिए काफी था। वो अनीला के चेहरे से नजरें चुराता हुआ उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर पाशा को लेकर उसके बेडरूम में आ गया, मगर वहां पड़ी खाली बोतलें देखकर उसे झटका लगा, क्योंकि जितनी ड्रिंक पाशा कर चुका था उसे कल ही होश आना था। मगर पाशा नशा करने का आदी था।
इसलिए अभी इतना भी बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि मुदस्सिर से कहने लगा, छोड़ो कल का अंदेशा, आज इस वक्त को रंगीन बना लें। और मुदस्सिर के जहन पर उसकी बातों ने हैरतों के पहाड़ तोड़ दिए। बादशाह पहले तो प्यार से उसे कायल कर रहा था, फिर धमकियों पे उतर आया। मुदस्सिर सीधी तरह मेरी बात मान लो, वरना पछताओगे। सफर और शिराज के जिम्मे पहले ही मैंने ये काम लगा दिया है। वो यूनिवर्सिटी में मशहूर कर चुके होंगे कि तुम उस फुलझड़ी को किस मकसद के लिए कहाँ लेकर गए हो। अब वो मकसद तुम पूरा करो या मैं, नाम तुम्हारा ही आना है। बादशाह की इस धमकी ने मुदस्सिर की रही सही कुव्वत मज़ाहमत भी ठंडी कर दी। वो परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था कि करे तो क्या करे। और अनीला जो ड्राइंग रूम में मुदस्सिर का इंतजार करते करते थक गई, तो इस गर्ज से कि वो वापस क्यों नहीं आ रहा अंदर की जानिब आई। वो समझी थी कि पाशा की तबीयत ठीक नहीं। उसकी सुर्ख आंखों को वो बुखार समझ रही थी और ये नहीं जानती थी कि वो भेड़िया उसके लिए ये एहतमाम किए बैठा है। जब वो बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी, पाशा की आई आवाज ने उसके कदमों तले से जमीन खींच दी। वो बोलने के काबिल ही नहीं रही। मुदस्सिर का मकरू चेहरा उसके सामने आया, मगर उसे इससे ज्यादा खुद से घिन आ रही थी कि उसे आए तकरीबन घंटा हो गया था और जफर शिराज ने अब तक पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैला दी होगी। वो वापस पलटी, मगर ऐन उसी वक्त बाहर गेट पर किसी ने बैल दी और शायद आने वाला बहुत उजलत में था कि बैल पर हाथ रखकर हटाना भूल गया। अनिला की टांगों में तो दम ही नहीं रहा था कि हरकत करती, मगर बैल की आवाज ने मुदस्सिर और पाशा को जगा दिया था। पाशा हैरान हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है, जबकि जफर और शिराज भी यूनिवर्सिटी में थे। और मुदस्सिर परेशान और खौफसदा के आने वाला वक्त उसके लिए बहुत कड़ी आजमाइश ला रहा था। वो नादानियों में दुश्मन को दोस्त समझ बैठा था और उसके बहकावे में आकर बुरी तरह फंस चुका था। दोनों इकट्ठे बेडरूम से निकले और बेडरूम के थोड़े फासले पर खड़ी अनिला के खौफ से सफेद पड़ते चेहरे को देखकर मुदस्सिर भागकर उसकी तरफ आया, जबकि पाशा गेट की जाने बढ़ा। पाशा के गेट खोलने पर बाहर मौजूद दोनों नफरूस भागकर अंदर दाखिल हुए थे। सर जीशान ने पाशा को धक्के से पीछे धकेला था, जबकि ज़िया सदी अंदर की जाने बढ़ा। ऑफिस में इस वक्त सर जीशान अली चौधरी, सियासती पाशा, जफर और शिराज मौजूद थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वो लोग बर वक्त वहां पहुंच गए थे। अनीला खौफ से बेहोश हो गई थी। सियासती फौरन उसे अस्पताल ले गया और पाशा की हालत और घर में मौजूद चीजों से उसकी तर्ज जिंदगी का बखूबी अंदाजा करने के बाद सर जीशान ने उन्हें अगले दिन ऑफिस में तलब किया था। मुदस्सिर तो मारे शर्मिंदगी के नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था कि बुरे दोस्त बुरे अंजाम तक ही ले जाते हैं, और ज़िया-सदी जैसे दोस्त को खोने का दुख भी था। मगर उसके साथ साथ अपनी जिल्लत और रुसवाई का खौफ भी था, जो उसका इंतजार कर रही थी। अब उसके पछतावे उसे कुछ नहीं दे सकते थे। असर अगर नहीं हुआ था तो पाशा और उसके दोस्तों पर। मैं चाहता तो तुम लोगों को पुलिस के हवाले भी कर सकता था। डीएसपी जिब्रान मेरा भाई है और तुम जैसे आवारा लोगों को सीधा करना जानता है। और अगर मैं चाहता तो तुम पर 2-3 केस डलवा कर सारी जिंदगी जेल में सड़वा सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? सर जीशान का लहजा इतना सर्द था कि पाशा और उसके साथी भी उससे नजरें न मिला सके। इसलिए कि वो जिंदगी तुम लोगों को मजीद बुराई के रास्ते पर ले जाती और तुम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उस पर पक्के हो जाते, और तुम्हारे वालिदैन माशरे में किसी से नजरें न मिला पाते। क्या इस दिन के लिए उन्होंने तुम लोगों को पढ़ाया कि तुम लोग उनके हाथों पर बदनामी की मोहर लगाओ? और पाशा, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारी फैमिली में एक बेवा माँ और 2 जवान बहनें हैं। क्या तुम चाहोगे कि कल कोई उनके साथ? सर प्लीज मेरी बहनों का जिक्र मत कीजिएगा। पाशा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया था जीशान के मुंह से अपनी बहनों का जिक्र सुन के। उसने तो आज तक कभी अपने दोस्तों के सामने नाम तक नहीं लिया था कि उसकी बहनें भी हैं। बहुत खूब, अपनी इज्जत का नाम ही लिया गया तो तड़प उठे हो, और जिनकी इज्जतें सरेआम नीलाम करते फिर रहे हो उनके बारे में क्या ख्याल है? तुम चारों मेरी एक बात याद रखना, दुनिया मकाफाते अमल है। तुम जिसके साथ जैसा सलूक करोगे हो ही नहीं सकता कि उसका बदला दिए बगैर कब्र में उतारे जाओ। जो तकलीफ तुम्हारी वजह से किसी को मिली है वो तुम्हें जरूर मिलेगी, और अगर वो बदला तुमसे ना लिया गया तो तुम्हारे हिस्से का कर्ज तुम्हारी बहनें बेटियां उतारेंगी। सर जीशान के अल्फाज थे या अंगारे चारों के मुंह पर ताजियाने बनकर लग रहे थे। कहते हैं ना कि जिंदगी का एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें इंसान की काया पलट जाती है। आज तक उनकी बुराई का जवाब बुराई से ही दिया गया था।
शायद इसलिए वो बुराई में और शेर हो गए थे। मगर आज जब सर जीशान ने उन्हें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अंदर से कितने काले हैं। हर एक अपने जमीर की अदालत में जा खड़ा हुआ था और यही सर जीशान अली चौधरी का मकसद था। वो नौजवान नस्ल को यूं भटकता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, बस उनके जमीर को जगाना था और उन्हें एहसास दिलाना था कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। वो हमेशा अंधेरे में अपने हिस्से की शम्मा जलाने के आदी थे और उन्होंने वो काम कर दिया था। चार गुमराही के रास्ते पे चलने वालों को भटकने से बचा लिया था और ये कम कामयाबी नहीं थी। आज रबाब आवेश और कल्ब अली की बारात थी। कल्ब अली रबाब के संग बहुत मुतमईन और खुश नजर आ रहा था और रबाब आवेश के दिल की खुशी और चाहत उसके चेहरे पर नूर बनकर बरस रही थी। उसकी फर्माबरदारी और सब्र शुक्र की आदत ने आज उसे उसकी मनचाही मंजिल दे दी थी। अनिला बज़ाहिर तो इस फंक्शन में खुश खुश नजर आ रही थी, मगर उसके अंदर जो कयामत बरपा थी वो वही जानती थी। उस दिन के बाद वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। हालांकि बरीरा ज़ियासदी और सर ज़ीशान अली चौधरी तक ने उसे समझाया था, मगर वो इस दुनिया को फेस नहीं करना चाहती थी। उसे इतने बड़े धोखे के बाद किसी पर एतबार नहीं रहा था। ये भी सच था कि जब पाशा के फ्लैट में बेहोश होकर वो मुदस्सिर की बाहों में गिरी थी, मुदस्सिर अपने किए पे नादिम और पशेमान था। वो अनीला के साथ अपने रिश्ते को नाम देने का ख्वाहिशमंद था, मगर अनीला ने सदमोहरी से उसकी हर बात हर सफाई सुनने से इनकार कर दिया था। वो खुद को अपनी खुदसरी और लालच और खुद पसंदी की सजा देना चाहती थी। वो दोबारा उन लोगों का नाम भी सुनना नहीं चाहती थी जो उसे बदनामी के गड्ढे तक ले गए थे। उस पर हकीकतें आश्कार हो चुकी थीं और उसे एहसास हो गया था कि माँ बाप की नाफरमान औलाद कभी भी सुख नहीं पाती। उसने तो हर रिश्ते को दुख दिया था, हर रिश्ते को धुतकारा था और कल्ब अली को देखकर उसका एहसास ज़िया और दो चंद हो जाता। रबाब आवेश की बात सच साबित हुई थी। वो एहसास ज़िया और एहसास जुर्म के पछतावों में घिरी जा रही थी। उसके दोनों हाथ खाली थे। वो अपने कमरे में आकर चारों कतार रो पड़ी। हकीकत है कि इंसान जब अपने गिर्द मौजूद लोगों की मोहब्बतों और चाहतों की कदर नहीं करता तो उनके रूठ जाने पे वो यूं ही तही तामा रह जाता है। अनीला ने अपनी आंखों में सजे सब ख्वाब नोच डाले थे और वो एक नई अनीला को इस मुआशरे के सामने लाना चाह रही थी कि उस जैसी बेवकूफ लड़कियां इस तरह की गलतियां दोबारा ना दोहराएं। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।